जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम दरोगा 16 जुलाई को लेके हम टारगेट करें प्रोहिबिशन वाला। ठीक है, तो इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लगाएंगे। ठीक है, ये आप इसका एक्सप्लेनेशन सुनिएगा और इसके साथ ही फ्रेंड्स आज से जो है आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट होने वाला है। प्रीवियस ईयर पेपर तो बिल्कुल भी देखना ना भूलें, उसको डिटेल के साथ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए जो आईना की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है आप उसको ज़रूर देखें और अच्छे से देखें, 2 बार उसको करके देखें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, कोई भी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो होता है ना फ्रेंड्स, तो उसको लगभग 2 बार देखना जरूरी होता है, तब आपको एकदम माइंड में जो है एकदम बिल्कुल फिट हो जाता है। तो आज से जो आपका करंट अफेयर्स स्टार्ट होगा ये आपका 8 डे चैलेंज होगा। ठीक है, 8 दिन में आपका पूरा 2023 का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, एकदम स्मूथली खत्म होगा। ठीक है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, डिटेल के साथ पढ़ेंगे क्योंकि मैं कोई भी चीज़ डिटेल के साथ प्रेफर करती हूँ। ये ABCD और ऑप्शन वाइज ये मुझे सही नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है वही कि जिसमें डिटेल हो, ताकि हो सकता है कि ये वाला हो सकता है आपका क्वेश्चन सेम ना आए, लेकिन आपने अगर उससे रिलेटेड डिटेल में पढ़ा होगा तो आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको बना लोगे, इसलिए डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज से हमारा जो है 8 डे चैलेंज स्टार्ट होने वाला है और होप सो आप लोग भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। आपका 8 दिन में जो है कंप्लीटली खत्म हो जाने वाला, बहुत अच्छे से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दरोगा में। जो 2023 से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन उसमें आपका बिल्कुल नहीं छूट पाएगा। ठीक है, और उसको आप जो है 2 बार देखिएगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम इस सेट का स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेट नंबर है 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोई नहीं, क्योंकि उस समय में क्या हुआ था कि जब बौद्ध बताया जाता है कि बुद्ध देव की जब मृत्यु हो रही थी, ठीक है, तो उसमें वो क्या कर रहे थे, तो वो अपना उपदेश ही दे रहे थे। ठीक है, अपने बारे में जो है वो उपदेश दे रहे थे, वहां पर अपने शिष्यों को जो है उपदेश दे रहे थे। तो उससे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? फर्स्ट है कि श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो ये गलत है क्योंकि गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है जैनियों का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन आ जाता है। गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है इसको किसने बनाया था? गंग शासक चामुंड राय नामक मंत्री ने बनवाया था। दूसरा है कि भारत का सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में, तो ये सही है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ आपका अरुणाचल के तवांग में है, जो बहुत ही खूबसूरत है। तीसरा हो गया कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, तो ये भी सही है। चौथा हो गया कि होयसलेश्वर मंदिर निशिव को समर्पित है, तो ये भी आपका सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शक विजेता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को आपका शक विजेता माना जाता है। मालवा के क्षेत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड 3 अभिलेख मिले। ठीक है, और उसी से पता चला, मालवा का जो अभिलेख है उसी से आपका पता चला कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शकों पर विजय की जानकारी आपका वहीं से मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाजी बेगम। ठीक है, हाजी बेगम ने जो है हुमायूं की पत्नी थी और इसने जो है अपने देख रेख में इसका निर्माण करवाया था। ये बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है आपका हुमायूं का मकबरा। ठीक है, 1565-66 में जो है ये मकबरा कौन से शैली में बना है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि मकबरा 4 बाग शैली में बना है। ठीक है, ये प्रथम मकबरा है जो 4 बाग शैली में बना हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्षिण में निम्न जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, तो औरंगजेब ने जो है इन दोनों को मिला लिया था और 1686 में बीजापुर को मिलाया था। ठीक है, 1686 में आपका बीजापुर को मिलाता है और उसके बाद गोलकुंडा को 1687 में, यानी पहले बीजापुर को, उसके 1 साल के बाद जो है आपका गोलकुंडा को आपका 1 साल के बाद 1687 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो पहला है कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये सही है। ठीक है, क्योंकि उस समय अंग्रेज जो है कब्जा कर चुके थे, तो इसको जो है इस पे रखा, नाम मात्र का ये सम्राट था। इसको पेंशन दिया जाता था। ठीक है, हर महीना कितना? तो 1 लाख रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए इसका वेतन था समझिए, और पेंशन इसको 15 लाख रुपए।
और 1000 रुपये जो है इसको पारिवारिक खर्चा दिया जाता था। दूसरा हो गया कि इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। ये सही है, इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब जो है उसके कविता के शिक्षक थे। नेक्स्ट है कि हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, तो ये भी सही है। डी है कि वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, तो यही गलत है आपका, क्योंकि 1 लाख रुपए वो पेंशन हमेशा प्राप्त करता था कंपनी से। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी, तो ये आपका हुई थी बैरकपुर में। ठीक है, बैरकपुर में आपका जो है सबसे पहले अगर बात करें तो चर्बी वाला कारतूस का यूज आपका किया गया था बहरामपुर बैरक में। ठीक है, बहरामपुर बैरक में आपका जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने आपका, तो उस समय आदेश उसका मानने से मना कर देता, तो उसके बाद 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे थे। ठीक है, और 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह किया था। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसको मिलाना है कौन किससे है। ठीक है, तो अगर रिवोल्ट ग्रुप की बात करें तो रिवोल्ट ग्रुप आपका हो जाएगा सूर्य सेन 5th नंबर। ठीक है, सूर्य सेन हो गया। और HRA ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। इसमें आपका चंद्रशेखर आजाद भी थे, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना का श्रेय जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला को जाता है, बस मेंबर थे चंद्रशेखर। अगर HSRA की बात की जाए तो HSRA आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद इसका स्थापना किए थे। ठीक है, स्थापना इसका जो है HSRA का किए थे। HRA फ्रेंड आपका 1924 में हुआ था, कहाँ पे, कानपुर में। और HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे, तो वो आपका हुआ था 1928 में दिल्ली में। अब पंजाब का जो नौजवान भारत सभा, तो ये आपके हो गए भगत सिंह। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए आपका साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध जो है भारतीय जन आंदोलन हुआ। कब आया था साइमन कमीशन, तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। इसमें बहुत सारे रीजन थे। पहला विरोध इस बात के लिए भी हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय सदस्य के रूप में लॉर्ड सिन्हा और सकलतवाला कार्यरत थे। ठीक है, इस कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे, है ना, जबकि इंडियन के रूप में यहाँ पे पहले से 2 लोग जॉब में थे, वहाँ पे उनके लिए ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहने के बावजूद भी है साइमन कमीशन में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, उनको नहीं लिया गया, मेंबर नहीं बनाया गया। दूसरा रीजन क्या है कि कमीशन का गठन जो है समय से मतलब बोला गया था कि इतने साल में होगा, लेकिन इसको जो है 1 साल में ही उसका गठन हो जाता है। इसको बोला गया था कि 3 साल लगेगा, लेकिन 1 साल में ही हो जाता है। दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन ये हो गया कि भारत की कोई संस्था, ये बोला गया था कि भारत की कोई संस्था ही भारतीय संविधान का निर्माता हो सकती है, तो इसके भी लोग खिलाफ थे। ये 3 रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था, तो वो आपका हो जाएगा साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था, तो इसी के लिए जो है आपका 1935 का रिपोर्ट इस पे आधारित था। रिपोर्ट आपका 1930 में साइमन कमीशन प्रस्तुत करता है। ठीक है, 1930 में साइमन कमीशन प्रस्तुत करता है रिपोर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कि रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो रोहतांग दर्रा अगर हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग दर्रा है। ये आपका जो है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ये दर्रा। इसी में आपका कुल्लू घाटी है, लाहौल एवं स्पीति घाटी, ये सब जो है आपका ये दर्रा पीर पंजाल श्रेणी का जो दर्रा है ये कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति घाटी से जोड़ता है। ठीक है, अटल टनल की बात करें जिसका कितना है किलोमीटर ये लंबी है, तो 9.02 किलोमीटर ये रोहतांग टनल है। ठीक है, अटल टनल जो है या इसको रोहतांग टनल भी कहते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के मूल निवासी नहीं है, तो अगर मूल निवासी की बात करें तो 5 दुर्लभ जनजातियां हैं जो वहां निवास करती है। पहला हो गया आपका जारवा, दूसरा हो गया ग्रेट अंडमानीज, तीसरा हो गया शोम्पेन, चौथा हो गया नॉर्थ सेंटिनलीज और 5वां हो गया आपका ओंग। ठीक है, ओंग जनजाति।
तो इसमें जो सेंटिनलीज जो है ये जनजाति बिल्कुल इंडिया से ही नहीं, मतलब मनुष्य हमारे साइड से ही, वो एकदम साइड रहते हैं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, वो अपना जंगल में रहते हैं, अपना एक उनका द्वीप है, उसी पे आइलैंड पे वो रहते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखिए रिंगमा, तो रिंगमा आपका जो है नागालैंड की जनजाति, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जबकि हालचू, ओंजे, सैम्पेन ये सब आपका जो है आपका अंडमान निकोबार का मूल निवासी। नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, ठीक है, यानी सबसे अधिक जो है अपना मार्ग बदलने के लिए कौन कुख्यात है, तो वो आपका हो गई कोसी नदी। कोसी नदी को जो है सप्त कोसी भी कहते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नेपाल हिमालय से निकलती है और 7 नदियों से बनती है, ठीक है, 7 नदियों के मिलने से आपका कोसी का निर्माण होता है। कौन कौन सी नदी? अरुण, दूध कोशी, भोटे कोशी, तमा कोशी, लिखू खोला और इंद्रावती, ये हो गए, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में जो आपका है पीडमोंट स्वैम्प सॉइल जो है आपका मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो आपका शिवालिक श्रेणी, हिमालय की तीसरी श्रेणी शिवालिक, ये आपका बिहार का किस एरिया में मिलता है, तो इसमें आपका रामनगर दून आता है, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, ये सब में जो है आपका चेंज करता है, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम बात करें इस शिवालिक में कई छोटी बड़ी नदियां होती है, जिसमें गंडक नदी जो आपका शिवालिक से इधर से निकलती है, ठीक है, और इसकी जो छोटी सहायक नदियां कौन कौन है, तो गंडक की सहायक नदी आपका रहुआ, कोठरिया, मोनाल, भाबसा, कोसिल, सिम्पा, घोंगी, गांगुली, घोरम, ठीक है, रहुआ, कोठरिया, मोनाल, भाबसा, कोसिल, सिम्पा, घोंगी, गांगुली, घोरम, ये सब हो गई। अब देखेंगे नेक्स्ट, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध, ठीक है। 1024 किलोमीटर है लंबी चंबल नदी और उसका उद्गम आपका जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान पर होता है। गांधी सागर बांध बात करें तो एमपी के चंबल नदी पर है, ठीक है, एमपी में है ये और चंबल नदी पे है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इसमें जो है हीराकुंड बांध अगर बात करें तो गांधी सागर बांध से बनी जलाशय भारत की दूसरी, पहला आपका हीराकुंड बांध है, ठीक है, दूसरा नंबर पे गांधी सागर बांध जो है उससे बना हुआ जलाशय भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम जलाशय है। सबसे पहला तो हीराकुंड बांध का हो गया, दूसरा आपका हो गया गांधी सागर बांध से बनी जलाशय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, ठीक है, ये हो गया आपका। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र आपका करता है और इसमें उत्पादन में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा आपका जो है गुजरात करता है, उसके बाद महाराष्ट्र करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भंडार पूछ रहा है, तो भंडार सबसे ज्यादा ऐसे तो हरियाणा में है, लेकिन सेकंड नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ आता है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर उत्पादन कहते हैं टीन का, तो टीन का उत्पादन की बात हो जाए तो आपका आ जाएगा उसमें छत्तीसगढ़ उत्पादन में नंबर 1 है और भंडारण में नंबर 2 है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो वह आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात है जो फर्स्ट नंबर पे आपका जो है किसमें पवन ऊर्जा के उत्पादन में स्थान रखता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया, ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के हुबली में जो है आपका अगस्त 2020 में रेल संग्रहालय यानी रेल म्यूजियम राष्ट्र को समर्पित किया गया, ठीक है, ये 2020 का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापानी, ठीक है। सुनामी जो है एक जापानी भाषा है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पता ही है कि साइक्लोन आता है, ठीक है। तुशु का अर्थ होता है जापानी में आपका बंदरगाह, ठीक है, TSU तुशु, तो इसका होता है बंदरगाह, और नामी का अर्थ होता है तरंग, यानी बंदरगाह में उठने वाला तरंग को कहता है सुनामी। अब इसमें देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो पहला आपका हो गया मोरक्को, उसकी राजधानी रबात, सही है। दूसरा आपका हो गया ट्यूनीशिया, उसकी राजधानी ट्यूनिस, सही है। तीसरा हो गया अल्जीरिया, उसकी राजधानी आपका अल्जीयर्स, सही है। चौथा हो गया आपका केप वर्डे, उसकी राजधानी बमाको, तो बमाको नहीं बमाओ है,
ठीक है। अगर बात करें केप वर्डे, तो केप वर्डे का आपका हो जाएगा प्राइया, सॉरी केप वर्डे की राजधानी आपका प्राइया हो जाएगी, ठीक है। और बमाको किसकी राजधानी है, तो हैन की राजधानी है। हैन की राजधानी आपका बमाको, और वहीं माली की राजधानी पूछ दे तो बमाओ, ठीक है। ये सब साउथ अफ्रीका के देश हो गए। माली का बमाओ और हैन का बमाको, और वहीं केप वर्डे का है तो प्राइया। तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ये आपका हो गया अगुलहास धारा, ठीक है। पहली बात तो अगुलहास धारा ये गर्म धारा है, ठंडी धारा नहीं है ये, ठीक है। ठंडी धारा दूसरी हो गई, ठीक है। अगुलहास याद रखिएगा, ये गर्म जल धारा और हिंद महासागर से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो इसका आंसर नेक्स्ट है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो आंसर हो जाएगा आपका बैकाल, ठीक है। बैकाल जो है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, ओके। और उसके साथ ही अगर हम बात करें टिटिकाका, तो टिटिकाका जो आपका हो गया साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है टिटिकाका, ठीक है। अगर हम बात करें विक्टोरिया की, तो विक्टोरिया जो हो गया अफ्रीका में सबसे बड़ा ताजे पानी का झील है। मृत सागर की अगर हम बात करें, तो मृत सागर जो आपका हो गया, ये विक्टोरिया झील आपका ताजे पानी का झील हुआ। और मृत सागर की बात करें तो ये जो है दुनिया का तीसरा नंबर का सबसे लवणीय झील है, ठीक है। और अगर बात करें पहला नंबर पे कौन है लवणीय झील, तो तुर्की का वान झील है जो सबसे ज्यादा जो है आपका लवणीय झील है। दूसरे नंबर पे अमेरिका का ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया, और तीसरे नंबर पे मृत सागर हो गया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार पटेल, ठीक है। तो कुछ देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां थी जो इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं राजेंद्र प्रसाद जी का कौन कौन सी समिति, झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति, देसी रियासत समझौता समिति, ये सब राजेंद्र प्रसाद है। नियम कानून सबसे ज्यादा राजेंद्र प्रसाद के देने, वो ज्यादा बनाते थे, ठीक है। इसलिए जितना भी नियम संचालन ये सब राजेंद्र प्रसाद का। झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति, देसी रियासत समझौता समिति। वही बात करें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कमेटी यानी सर्वोच्च न्यायालय समिति, ये ए वारदाचार्यार का है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय समिति ए वारदाचार्यार। मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति की बात आ जाए तो जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति, तो ये एससी मुखर्जी उप समिति है, ठीक है। मूल अधिकार उप समिति है तब हुआ जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति तब एससी मुखर्जी हो गया, ठीक है। नहीं तो अल्पसंख्यक वाले में कौन थे, तो पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। मौलिक अधिकार भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उप समिति अगर पूछ दे मूल अधिकार का उप समिति तब जेबी कृपलानी हो जाएंगे, और अल्पसंख्यक का उप समिति पूछे तो एससी मुखर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो पहला बात करें मद्य निषेध, ये आपका आर्टिकल 47 में दिया हुआ है मद्य निषेध के बारे में। फिर आपका काम का अधिकार, ये आपका है काम का अधिकार। दूसरा हो गया समान कार्य हेतु सामान्य वेतन, ये भी आपका। सूचना का अधिकार जो है आपका डीपीएसपी में नहीं है, ठीक है। ये आपका सूचना का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है, तो ये बस एक सूचना का अधिकार जो है आपका लोकतांत्रिक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया, ये जो है डीपीएसपी में नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, ठीक है। इसका प्रभाव कब हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है किसको प्रभावित कब हुआ था। तो पूरे देश में अगर बात करें कि भारत में प्रभावित कब हुआ था, तो ये आया था प्रभाव में 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को ये प्रभाव में आ गया था। नेक्स्ट है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल लोकसभा के प्रति, ठीक है। संघीय मंत्री परिषद जो होते हैं 75 के 3 के अनुसार जो मंत्री परिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति और वो राज्यसभा सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी, दोनों करता है आपका जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधान पालिका परिषद, ठीक है।
तो विधान पालिका यानी उच्च सदन विधान पालिका परिषद होता है उसमें। ये आर्टिकल 171 में जो आपका विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया, ठीक है। विधान परिषद का संरचना का वर्णन आपका किसमें किया, 171, और ये उच्च सदन है। उच्च बिहार अगर बात करें विधान परिषद में उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही हम बात करें कहाँ कहाँ से कितना निर्वाचित होते हैं, तो 5/6 सदस्य इसमें निर्वाचित होते हैं, ठीक है। 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं विधान परिषद में, और जो 1/6 सदस्य बच गए वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, ठीक है। अब भी हम अगर बात करें तो कितने जगह विधान परिषद है, तो 6 राज्य में है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। अभी पश्चिम बंगाल नहीं हुआ है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बस बात चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वहां से ऑर्डर मिलेगा तभी तो हो पाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सरकरिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को किया गया था, ठीक है। इसकी अगर बात करें गठित कब हुआ था, 1983 में आपका गठन किया गया था सरकरिया आयोग का, 24 मार्च 1983 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रंजीत सिंह सरकरिया थे, ठीक है। इसके अलावा और भी इसके 2 सदस्य शिवरामन तथा SR सेन। नेक्स्ट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पहला महिला अध्यक्ष कौन, क्या नाम है, ठीक है, अध्यक्ष का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोज बैथ्यू। यूपीएससी की बात हो रही है, तो यूपीएससी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो वो थी रोज बैथ्यू। नेक्स्ट देखते हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 79, ठीक है। 79वीं संविधान संशोधन या 79 संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा जो है SC और ST के लिए जो है रिजर्वेशन, ठीक है, किसमें, तो लोकसभा और विधानसभा में साथ में देखिए क्या क्या किया गया है, तो रिजर्वेशन किया गया SC ST के लिए, और लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन वाला था उसको 10 साल के लिए बढ़ाया गया था, वो पुराना हो गया, ठीक है। अब भी क्या है, एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, कौन सा संविधान संशोधन से, तो 104वें, ठीक है, 104, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1945, 1945, 24 अक्टूबर 1945 को आपका संयुक्त राष्ट्र संघ आरंभ हुआ था। इसके साथ आपका क्वेश्चन आता रहता है कि इसमें जो है कितने देशों ने साइन किया था, इंडिया था साइन के समय या नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पे साइन किया था और इंडिया इसका पार्ट था, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी, तो सबसे पहले बनने वाली थी सिरिमाओ भंडार नायके, ठीक है। सिरिमाओ भंडार नायके जो है आपका पहली विश्व की महिला प्रधानमंत्री बनी और ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैस और उसके सोर्स के बारे में जानते हैं। तो पहला है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो थर्मल पावर स्टेशन सही है। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका है ऑटोमोबाइल, ये ऑटोमोबाइल में यूज नहीं होता है, ये यूज होता है आपका रेफ्रिजरेटर और कंडीशनर में, ठीक है। कंडीशनर और जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कूल करने के लिए कूलेंट का काम करता है, ठीक है, प्रशीतक का काम करता है ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। कार्बन डाइऑक्साइड में आपका जो थर्मल पावर स्टेशन में यूज होता है। अगर बात करें नाइट्रस ऑक्साइड का, तो जलमग्न धान के खेत में होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड तो ईंट के भट्टे में यूज होता है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर आपका हो गया PV नरसिम्हा राव की पुस्तक थी द इनसाइडर। नेक्स्ट है कि मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो मुगल गार्डन जो आपका हो गया कहाँ पे स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन में है, ठीक है, और इसी का नाम अब हो गया अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन आपका स्थित है, बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ बहुत सारे फूल है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइए। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कब से कब तक चला, तो 1956 से लेकर 1961 तक चला, ठीक है, और इसको कहते हैं PC महालनोबिस मॉडल, ठीक है। और इसमें जो है आपका
1956 में जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में घोषणा किया जाता है औद्योगिक नीति का, समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया था, इसलिए समाजवादी, ठीक है, समाजवादी अगर बात किए तो ये हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नहीं, प्लान एंड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो विश्वेश्वरैया हैं, एम विश्वेश्वरैया हैं, ठीक है, आपका प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक। उन्होंने 1934 में लिखी थी और इंजीनियर्स डे जो है इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें कर्नाटक में, तो कर्नाटक में इनका जो है मैसूर विश्वविद्यालय हो गया, कृष्ण सागर बांध हो गया, सब इन्होंने ही डिजाइन किया था। अब मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 41 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेंगे। फिर 42 की अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसका ए। 43 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। 44 की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 की बात करें तो आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4.5 घंटे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मक्का पौधों में परागन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायु के द्वारा, हवा के द्वारा जो है मक्का में परागन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि पराग हल्का होता है और इसे आसानी से जो है हवा से एंथर से लेके स्टिग्मा तक ले जाया जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसका होता है। यह प्रक्रिया आपका बीज के निषेचन और उत्पादन के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है कि हमारा सौर मंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी या क्षीर मार्ग उस आकाश गंगा का नाम है, ठीक है, नाम दिया गया हिंदी में, क्षीर मार्ग भी कहते हैं और मंदाकिनी भी। और ये सौर मंडल में स्थित है और ये किस तरीके का है, तो स्पाइरल है, यानी कि सर्पिल गैलेक्सी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाय के दूध में भी होता है, बकरी के दूध में भी और स्त्री के दूध में भी, सभी के दूध में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, तो ये मेघनाथ साहा का पुस्तक है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। नेक्स्ट है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैखिक संवेग का संरक्षण पे आपका जो एक जेट इंजन जो है इस सिद्धांत पे आपका कार्य करता है, रैखिक संवेग का संरक्षण। अब देखेंगे नेक्स्ट, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है, तो ये आपका है 9.8 न्यूटन। याद रखिएगा 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। नींबू का रस का पीएच मान अगर बात कर ली जाए तो वो आपका हो जाएगा कितना, तो 2.4, ठीक है। 2.4 जो है आपका 2 से 3 के बीच मतलब होता है लेमन पीएच वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि लीची का खाने योग्य भाग है, तो लीची का खाने योग्य भाग आपका है एरिल, ठीक है, ये सब आपको घटना चक्र में मिलेगा। लीची का खाने योग्य भाग कहाँ है, तो एरिल में है। नेक्स्ट है कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जबड़ा, ठीक है, जौ या जबड़ा। तो जबड़ा जो है सबसे मजबूत मांसपेशी है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन हैं, तो स्कूटर के आविष्कार हैं जी ब्रैडशॉ, ठीक है, जी ब्रैडशॉ जो है स्कूटर के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका लीवर, यकृत। यकृत जो होता है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, ठीक है। इसकी लगभग बताएं कि कितना ये होता है, तो 15 से 22 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, ठीक है। शरीर का ये सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत और ये लगभग आपका 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा है और इसका भार है 1.5 किलो, 1.5 kg। नेक्स्ट है कि न्यूटन किस प्रकार का कण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आवेशहीन है, ठीक है। न्यूटन जो है आपका उसमें कोई आवेश नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, वो न्यूट्रल होता है। इसके द्रव्यमान की बात करें तो 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है आपका ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेक्स्ट है कि सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुक्रोज को जो है सामान्य चीनी या केन शुगर आपका कहा जाता है। ठीक है, और इसको जो है चुकंदर या गन्ने की चीनी से बनाया जाता है, इसलिए इसको सुक्रोज को ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसमें चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। ओके, निष्कर्ष है आपका कि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं या एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ये सही है। ठीक है, एक बार जब गाड़ी चलने लग जाता है तो उसका घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, और एक भरी हुई गाड़ी है और वो स्थिर है, मतलब वो चल नहीं रही है, तो उसका जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स वो काफी अधिक रहता है। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही चलना स्टार्ट करती है तो उसको चलाने के लिए तो अधिक बल की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब चलना शुरू कर दे तो उसका फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन यानी घर्षण बल, वो कम हो जाता है, तो उसमें कम बल लगता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण वही है कि वो जो है पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा वो निर्देशित करते हैं। ठीक है, चमगादड़ का क्या होता है कि अंधेरी रातों में ये उड़ सकता है क्योंकि ये पराध्वनि तरंग उत्सर्जित करता है और परावर्तन के पश्चात उनका जो है संसूचन करता है। ठीक है, इसी के तरीके की बात की जाती है, एक मछली भी होती है जो अंधेरे में घूमती है और अपना भोजन का खोज करती है, पराध्वनि का ही यूज करती है, वो है पोरपाइज मछली। ठीक है, पोरपाइज मछली भी है जो आपका रात में घूमती है और भोजन जो है अपना खोज में पराध्वनि का उपयोग करके वो खोजती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये हो गया वातावरण में ध्वनि मापना है तो डेसिबल का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि नॉर्मल कितना डेसिबल हो गया तो हो गया 17 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, लगभग 16.5 से लेके 17 के बीच में काउंट किया जाता है, कभी कभी ऑप्शन में आपका 16.5 भी रहता है। ठीक है, अब 64 नंबर देखते हैं कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु नाभिक में आपका दोनों पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु नाभिक जो होता है धन आवेशित होता है और उसके कारण जो है चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है। ठीक है, अगर बात करें कि प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन एक धन आवेशित के साथ इसकी खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉम्सन ने की थी, और जे थॉम्सन को जो है आधुनिक भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। अब निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कि NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर की स्थापन दर में वृद्धि होती है, सही है। दूसरा है सीमेंट में जिप्सम का योग उसकी स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा है कि सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, तो ये भी आपका सही है। डी नंबर आपका जो है गलत है कि बेरियम तथा स्ट्रेंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, ये मुक्त रूप से नहीं पाए जाते। बेरियम हो गया आपका कैल्शियम समूह का तत्व हो गया और बेराइट इसका खनिज हो गया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। जूनियर फर्नांडिस मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? पुराना हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर उस समय हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। नेक्स्ट है कि किस IIT संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पाइबोट नामक एक उस समय जो पाइबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया गया था। ठीक है, तो ये 67 का आपका आंसर हो जाएगा। किसने किया था? तो IIT मद्रास ने किया था पाइबोट। नेक्स्ट है कि किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी को 2022-23 के लिए SCO की राजधानी बन जाएगा। यहाँ पे आपका SCO का जो है मीटिंग होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा सिल्वर।
ठीक है। वर्ल्ड वाले में जो है उन्होंने सिल्वर जीता, ठीक है। और नीरज ने कितना भाला फेंक में इस वर्ल्ड वाले में बनाया, तो 88.13 मीटर तक फेंका था उन्होंने अपना भाला, जिसको जेवलिन थ्रो भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली को जो है आपका पहला स्थान मिला है। अब देखेंगे नेक्स्ट, तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? तो तुलिका मान जो है आपकी जूडो से है। नेक्स्ट कि कौन सा देश 2022 के लिए पूछ रहा है कि यूनो आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है? तो ये कर रहा है कौन? तो भारत। नेक्स्ट है कि रामचंद्र मांझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया, वो किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो ये आपका कौन सा थे? तो वो थे आपका भोजपुरी लोक नृत्य था रामचंद्र मांझी, है ना। और ये नर्तक भी थे और थिएटर कलाकार भी थे। इनको पद्मश्री दिया गया था 2021 में, और 2017 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है कि पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका शिक्षा से रिलेटेड है, और लगभग 14,500 स्कूलों में पीएम श्री स्कूल जो है बनाया जाएगा, ठीक है। 14,500 स्कूल। 75 में देखें तो इंडिया इंटरनेशनल सी फोर्ड शो यानी IISS का आयोजन स्थल कौन सा है? तो 75 कोलकाता में हो रहा है आपका, हो गया है इंडिया इंटरनेशनल सी फोर्ड शो। अब देखेंगे नेक्स्ट, कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला देश, पहला देश कौन सा है? तो यूके, ठीक है। ओमिक्रॉन को मंजूरी दे दिया यूके पहले ही। नेक्स्ट है कि आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका का है आर्टेमिस 3, ठीक है। नासा का क्रू मून लैंडिंग मिशन है। और इसमें जो है कौन किसको भेजा जा रहा है? तो नासा की तरफ से जो है चांद पे पहली महिला और एक अश्वेत व्यक्ति को भेजने की योजना बनाई गई है, और ये 2025 में लॉन्च होगा, ठीक है, आर्टेमिस 3। नेक्स्ट है कि भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ टॉयकॉथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है कि किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। चाइना ने जो है चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है। 81 हो गया आपका कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये आपका हो गया दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका करेगा। और उसके बाद फिर आपका हो गया कौन करेगा? तो फिर ब्राजील करेगा 2024 में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। नेक्स्ट है कि किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच ने जो है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, RBI ने। नेक्स्ट है कि बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2022 में किसने जीता था? सेहान करुणतालिका ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट है श्रीलंका का है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दीपा मलिक को। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विस्तारा का विलय, ठीक है। टाटा का स्वामित्व वाली एयर इंडिया में यानी टाटा के साथ विस्तारा मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हवाई द्वीप में है, ठीक है, मौना लोआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत बायोटेक। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्निकुल
क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात बन गया, जो जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य। नेक्स्ट है कि लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम संस्कार पर जो है लगनी राग बिहार में गाया जाता है। नेक्स्ट है कि मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? तो ये दोनों जो है आपका राजगीर में है, ठीक है। सोन भंडार या सोन भंडार, ये मनियार मठ। ये मनियार मठ जो है एक गहरा कुआं है और उस पर जैन मंदिर बना हुआ है जो राजगीर में है। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गया में है। कहा जाता है कि विष्णु जो है यहाँ पर क्या कहते, गया सुर को जो है धरती में धंसा दिए थे, ठीक है। वहीं से उनका जो पैर का वहां पे निशान है। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बक्सर में, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म आपका बक्सर में हुआ। तो शहनाई वादक के नाम से बहुत प्रख्यात हैं, ठीक है, हिंदुस्तान के शहनाई वादक। नेक्स्ट है कि अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले में होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जमुई, ठीक है। जमुई में आपका अजय नदी का उद्गम होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, कोविड वैक्सीनेशन की द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो पूर्वी चंपारण जो है वो प्रथम स्थान पर रहा कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय डोज में, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया, यानी कहां से किया, ठीक है। नीतीश कुमार ने कहां जो है महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया? तो ये आपका राजगीर से। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में सूखे से प्रभावित किसानों को कितने रुपए की मदद देने की घोषणा की? तो ये आपका हो जाएगा 3500 रुपए, सूखे में 3500 रुपए। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है कि साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एनॉक्स किस देश की लेखिका हैं? तो ये आपका हो गई फ्रांस की लेखिका है, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग इसको देखिएगा अच्छे से, और साथ में करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा। करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से होगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है करंट अफेयर्स से। तो चलिए ठीक है, तो आज का हम यही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।